सुपर इंटेलिजेंट फलाना, मतलब ये कम लेवल्स हैं, ज्यादा होने चाहिए। तो लेवल्स तो गलत है भाई, होने ही नहीं चाहिए। कम क्या है, सफिशिएंट क्या है, ये तो होने ही नहीं चाहिए। तो नो, बिकॉज दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव, क्योंकि ये शब्द क्या करते हैं, बच्चों को क्षमता के आधार पर लेबल करते हैं और गैर समावेशी हैं। समावेशी क्या होता है, इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिव एजुकेशन, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कीजिए, चाहे वो स्लो सीखने वाला हो, एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो जिसको आप कह रहे हैं, ब्रिलियंट हो, स्टार हो, वॉट, यानी हर बच्चे को सिखाना, इंक्लूसिव होना। नॉन इंक्लूसिव क्या है कि हमने सब पे ठप्पा लगा दिया, इन बच्चों को एबिलिटी के आधार पे अलग अलग बांट दिया, जबकि एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी, हमें हेट्रोजेनस मिक्स्ड क्षमताओं वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखना है कि उसमें टॉपर भी है, उसमें जिसको हिंदी अच्छी है उसकी वो भी है, उसमें मैथ्स कमजोर है वो भी है, यानी मिक्स ग्रुप बनाना है, हेट्रोजेनस। ठीक, विषम समूह कहते हैं जिसको हम। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन का आमतौर पर कैसे उपयोग करते हैं हम, एफए की बात हो रही है कि कैसे यूज करेंगे एफए को। टू प्रोवाइड टीचर्स विद अ रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट और एग्जाम पेपर्स, सिर्फ एग्जाम पेपर के लिए नहीं, हमें तो फॉर्मेटिव में तो एक्टिविटी चाहिए, सिंपल बात है। जहां एफए दिख जाए एक्टिविटी समझ जाना, एक्टिविटी की तरफ लेकर के जाएगा अगर सही पूछा होगा तो, ठीक है ना। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव और नॉन इवेल्युएटिव फीडबैक, बच्चों को सपोर्ट मिल रही है। नॉन इवेल्युएटिव, नॉन इवेल्युएटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी जिसमें जजमेंट नहीं है, जो एसए में होता है जजमेंट कि इतने % नंबर आए, ये नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन इवेल्युएटिव, और दूसरा जजमेंट फ्री, और दूसरा फीडबैक के कहां सुधार किया जा सकता है, ये बात पॉजिटिव लग रही है। फिर भी थर्ड फोर्थ ऑप्शन चेक तो करेंगे। टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, सिर्फ अच्छा टेस्ट देने की स्किल, यानी कितना अच्छा रट के उगल सकता है पेपर में। टू डिस्क्रिमिनेट अप्रोप्रिएटली बिटवीन एबिलिटी लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चों का एबिलिटी लेवल है उनमें डिस्क्रिमिनेट करो, उनमें क्या करो, भेदभाव करो नहीं। तो गैर मूल्यांकनात्मक का मतलब क्या है, नॉन इवेल्युएटिव का मतलब है नॉन जजमेंटल, जो जज ना करे बच्चे को, लेबल ना करे, ठीक है ना। ये वाला लेबल नहीं है जो सबके निकलने वाले थे सोशल मीडिया पे, ये लेबल है, ठप्पा लगाना है बच्चे पे, तुम वीक हो, तुम ये हो, ये नहीं करना है हमें। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या है, देखना फटाफट से और बताना। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग and credit accumulation systems are some of the examples of what? Grading, coding, marking, है ना, मार्किंग करते हैं हम, कोडिंग ग्रेड करते हैं कि A+ ग्रेड आया है ना, इतने % मार्क्स आए हैं मार्किंग के, या फिर हम देख रहे हैं ये काम किसी ने कंप्लीट किया है तो मार्क कर दिया, ठीक। एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन, कितने पॉइंट्स किसने अर्न किए हैं क्लास में। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम्पल्स हैं किस चीज का, सिंबलाइजिंग पोजिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, बच्चों की स्थिति बताएंगे क्लास में कि क्या पोजीशन है बच्चे की, फर्स्ट आ रहा है कि सेकंड, ऐसा तो यहाँ नहीं लिखा है ना। डेपिक्टिंग दी एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, शैक्षणिक प्रगति को दिखा रहे हैं। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, यानी शिक्षार्थियों की उपलब्धि की मूल्यांकन की स्कोरिंग प्रक्रिया है। फिर आता है इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिर्फ आंसर शीट का इवेल्युएशन प्रोसीजर नहीं है, ये ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग और ये सब क्या है, एक तरह के रूब्रिक हैं, पैमाने हैं, ठीक है ना, या मैं कहूं ये स्कीम है एक तरह से मार्किंग की। सेकंड ऑप्शन पे बड़े आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो सिंबलाइज तो नहीं करता कि क्या पोजीशन है क्लास में बच्चे की, जरूरी नहीं है ग्रेड से या मार्किंग से, कोडिंग से, हर चीज से पता ही लग जाए, कई बार पता लग सकता है। डेपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ प्रोग्रेस थोड़ी दिखाते हैं ग्रेड्स, भाई ये स्कोरिंग प्रोसीजर है कि जिस प्रोसीजर में, जिस पैरामीटर में आप स्कोर करेंगे उसको ग्रेडिंग, मार्किंग, कोडिंग कहा गया है। तो स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन की स्कोरिंग प्रक्रिया है कि भैया 91 से 100 लेकर के आए हो तो A+ हो, है ना, 81 से 90 लेकर के आए हो तो नॉर्मल A कह दिया, तो ये ग्रेडिंग हो गई। तो ये क्या है, क्या चीज है ये, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, कैसे उन्होंने क्या अचीव किया है उसका स्कोरिंग प्रोसीजर है ये, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 12। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, जो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चों ने क्या अचीव किया उसका आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया एक तरह से, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को कैसे मदद करता है ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा कि भाई कितने अच्छे से आपने पढ़ाया एज अ टीचर, उसके बारे में बताएगा आगे नहीं। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, यानी के अलग अलग क्षमताओं के आधार पे आप ग्रुप बना दो, या फिर प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। अब आपने असेस कर लिया है बच्चे को,
तो अब एक्टिविटी थोड़े ना प्रिपेयर करने बैठोगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, के जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है उसी को मेंटेन करके रखा जा सके। तो ये कैसे अचीवमेंट हेल्प्स, भाई बच्चे ने कितना अचीव किया, ये किस चीज में हेल्प करेगा, तो पॉजिटिव ढूंढना है हमें, ठीक। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, हाँ। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द लर्नर्स इन द क्लासरूम, नहीं, एबिलिटी ग्रुपिंग का जो उद्देश्य है वो किसी का भी नहीं है, चाहे वो एसए हो, एफए हो, कोई भी जो सीसीई है पूरा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो ये नहीं चाहता कि आप बच्चे को लेबल करें, चाहे वो एसए ही क्यों ना हो, या आप बच्चे को उसकी क्षमता के आधार पर ग्रुपिंग कर दें, नहीं। अगर ग्रुप बनाना भी है तो मिक्स्ड एबिलिटी वाला। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, आपने बच्चे के अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि का जो आकलन किया कि कितना उसको पता है, वो इसलिए किया है कि आपको ये पता चल जाए, इस चीज से ये मदद मिलेगी कि आपके शिक्षण के जो तरीके थे, जो शिक्षा शास्त्र था आपका, पेडागोजी इसी को तो कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग, कि आप पढ़ाएंगे कैसे, आर्ट ऑफ टीचिंग, कौन से मेथड्स आपने यूज किए, वो कितने सही साबित हो पाए, बच्चे की उपलब्धि के आकलन से ही तो पता लगेगा जब आप उसको टेस्ट करेंगे, जांचेंगे कि आपके मेथड्स, क्योंकि जब बच्चे का रिजल्ट जो है, या बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, या उसका अचीवमेंट का आकलन है, वो ये भी तो बताएगा कि कितना उसने सीखा। अब जब ये बताएगा कि कितना सीखा, तो ये भी तो बताएगा किसने सिखाया और कैसे सिखाया, तो वो कितना सक्सेसफुल हुआ वो मेथड, यानी टीचर के मेथड्स, यानी उसकी पेडागोजी। तो इस चीज को जानने में हेल्प करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन पे फोकस कौन सा एक ऑप्शन करता है, फटाफट से बताएंगे। द टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देता है टीचर बजाय कि वो कैसे सोचता है। चलो अभी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सेज, नहीं कंपेयर तो नहीं किया जाएगा फॉर लर्निंग में, और वो भी दूसरे बच्चों से, ये वैसे भी नेगेटिव ही है। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, नहीं, क्योंकि ये फॉर लर्निंग है तो ये ड्यूरेशन में चल रहा होगा एक्टिविटी के माध्यम से, ये ऑफ लर्निंग का उदाहरण है। द टीचर असेसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, अगेन फिर ये आपका ऑफ लर्निंग की तरफ ही चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ कि द टीचर असेसेस, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हाँ यही बचता है। द टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, यानी शिक्षक सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा छात्रों की वैचारिक समझ का भी आकलन करता है, यानी ये भी करेंगे कि कैसे वो, बिसाइड्स का मतलब है साथ साथ, तो कैसे सोचता है बच्चा, मैंने पहले गलत पढ़ लिया था, कैसे सोचता है बच्चा, ये भी टीचर निर्धारित मतलब देखेगा, जांचेगा फॉर लर्निंग में, और बच्चे का कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है ये भी जांचेगा। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या मिल जाएगा टीचर को, ये जान करके फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है और उसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, दोनों के बारे में प्रतिपुष्टि मिल जाएगी। तो ये तो सही हो गया, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। फॉर लर्निंग है, एफए का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई ये सवाल, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट, सही पूछे हैं हमसे। पहला ऑप्शन है असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली, बच्चों को अपनी कमियों का, अपनी ताकतों का, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगे, जिससे वो फाइन ट्यून कर सकें, अपनी टीचिंग में परिवर्तन कर सकें, टीचर्स को भी पता लगे ये चीज और बच्चों को भी। तो ये तो ट्रू है, ये बात तो सही है। बी ऑप्शन है असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड, बच्चों को कंपेयर कराओ, ये शर्मा जी का बेटा वर्मा जी के बेटे से अच्छा है, फलाना है, ये एकदम गलत तरीका है। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, सिर्फ रट्टा मत लगवाओ, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को भी जांचो, ये बात भी सही है। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी, यानी जब तक गब्बर का डर नहीं होगा, यानी पेपर, गब्बर मतलब पेपर, तो पेपर का डर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस उसमें इंड्यूस कर दो, भर दो बच्चे में, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा पेपर, नहीं भाई, है ना। पेपर क्या होनी चाहिए, सेलिब्रेट होना चाहिए। वो एक बुक आई थी ना एग्जाम वॉरियर्स करके, तो उसमें भी ये बात कही गई थी, और इन जनरल ये एक बेसिक बात है कि हमें एग्जाम्स को सेलिब्रेट करना चाहिए एक फेस्टिवल के तौर पे, ना कि वो खौफ का माहौल बन जाए। बट इवेंचुअली ऐसा ही हो जाता है कि खौफ का माहौल बन जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपने सीटेट पहले कभी दिया होगा और बाई चांस आपका रह गया होगा, गलत टाइम पे आप जुड़े, लेट जुड़े, है ना, तो आपको ये बात पता होगी जब सीटेट आता है मैं पूरी शिद्दत से लगती हूँ और बहुत इंटरेस्ट के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं, बड़े बड़े सेशंस होते हैं, लेकिन ऐसे जैसे एक त्योहार हो, मुझे खुद वैसा ही फील होता है ना। फिर वो सीटेट चला जाता है, मेरे को लगता है सूना सूना थोड़े दिन के लिए। तो ये क्या है, आपको भी लगता है, इवन आप लोग के भी कमेंट आते हैं कि लाइव क्लास की आदत हो गई थी, तो वो क्या है, एक फेस्टिवल की तरह हमें मानना है, ना कि फियर इंड्यूस करें, ठीक है ना। तो ए और सी तो हमें यहाँ सही लग रहे हैं, ऑप्शन है ए और सी का, फोर्थ ऑप्शन,
कितने लोग? 72% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कोई कह रहा है बाप से बड़ा गब्बर कोई नहीं है, पिताजी का खौफ, हाँ क्या कर सकते हैं। तो क्या करें, खौफ ना दिखाएं, फोन में लगे रहने दें, रील देखने दें आपको, ऐसे ही डायलॉग मारेंगे, कहिएगा पिताजी को। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? सीखने के लिए आकलन, यानी एफ पे फीडबैक के लिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या मूल्यांकन का लक्ष्य है? टू प्रोवाइड फीडबैक, हाँ भाई बिल्कुल लिखा हुआ है, टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इंप्रूव कर पाएंगे उनकी लर्निंग को, बिल्कुल सही बात है। फॉर लर्निंग का मतलब ही है, जैसे आप अभी पोल में जवाब दे रहे हैं, अगर सही नहीं भी दिया तब भी मैं क्या करूंगी, फीडबैक मिलेगा आपको, एक तो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, दूसरा मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट भी होगा, फीडबैक भी मिल गया आपको। तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चल रहा होता है, जब फाइनल एग्जाम हो गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सबमेटिव है, वो ऑफ लर्निंग है। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ये ऐसे हो जाता है एक तरह से कि एक बेंचमार्क बना हुआ है, या तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे 10th के एग्जाम से, तो ये ऐसे का पार्ट हो जाएगा, फॉर लर्निंग का नहीं, ऑफ लर्निंग का हो जाएगा ये पार्ट, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स, ये कोई भी नहीं होना चाहिए कि कैटेगराइज करना, चाहे वो ऐसे हो एफ हो, कोई नहीं करेगा। टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ये भी एक बार को ऐसे का ही पार्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रेडिंग हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही एफ का पार्ट है, जहां फीडबैक मिल रहा है, बच्चा एक्टिव है, रचनात्मक तरीके से उसको अपने बारे में पता लग रहा है, कितना उसको आता है, क्या कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। एसएसटी का लूंगी एक आध सेशन इस बार में पक्का, है ना, इस सैटरडे नहीं तो अगले सैटरडे कुछ क्वेश्चन हम एसएसटी के करेंगे, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट, असेसमेंट के बारे में क्या सही नहीं है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, ये पूछा गया पेपर है ऑनलाइन में, है ना, लेटेस्ट वे में ही पूछा गया है ये क्राइटेरियन रेफरेंस, और ऐसा नहीं आज से आ रहा है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हम सालों से करते आ रहे हैं, ठीक, लेकिन क्वेश्चन पहले इस पे नहीं आता था डायरेक्ट, जैसे आजकल दिखने लगे हैं, तो इसको हमें समझना होगा और इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सीआरटीज और एनआरटीज के बारे में, और ये किसकी फॉर्म है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट का ही पार्ट होते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं 67% लोग कि क्या सही नहीं है, ये पूछा है। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनआरटी और सीआरटी होते क्या हैं, जो लोग बैचेस में नहीं हैं या जिनको नहीं पता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, मानकीकृत परीक्षण, जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, 10 लाख लोग, 2 लाख लोग, व्हाटएवर, ज्यादा लोग दे रहे हैं जिसको, ये है मानकीकृत परीक्षण, जिसमें क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, रिलायबिलिटी होती है, और क्या होता है भाई, और वैलिडिटी होती है। ये एक अच्छे टेस्ट के गुण हैं कि एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होगा, मानकीकृत होगा, जो प्रॉपर बना हुआ होगा, ऐसा ही नहीं है किसी ने भी चलते फिरते बना दिया, प्रॉपर एक्सपर्ट की टीम लगती है, जैसे सीटेट का पेपर, और जो आप किसी भी वेबसाइट पे मॉक दे रहे हैं जरूरी नहीं है वो स्टैंडर्डाइज्ड है ना, वो किसी भी टीम ने बना दिया होगा, ज्यादातर चांस यही रहते हैं। तो गुड टेस्ट या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है तो ये सब पाया जाएगा कि वो वैधता होगी, उसमें वैलिडिटी होगी, अभी मैं समझाऊंगी ये क्या होता है थोड़ी देर में, रिलायबिलिटी होगी यानी विश्वसनीयता होगी, और क्या होगा भाई, और होगी एक और चीज जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ये 3 चीजें तो मिनिमम मिलेंगी ही, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठता कहते हैं इसको, अभी इस पे आएंगे। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये सब तो होगा ही। 2 प्रकार हैं जनरली जो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट के देखते हैं, वो कौन से प्रकार हैं, एक है सीआरटी, दूसरा है एनआरटी। सीआरटी बोले तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, हिंदी में प्लीज मत पूछेगा क्योंकि ये हिंदी में नाम बदल सकता है, इंग्लिश में सेम ही रहेगा, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, अभी हिंदी में लिखा हुआ है, उसमें पेपर में दिखा दूंगी आपको मैं। और दूसरा है आपका एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस, शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे ये क्या है, एनआरटी, और ये है आपका सीआरटी, दोनों क्या है, मानकीकृत परीक्षण के ही उदाहरण है। देखिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या तरीका एकमात्र अच्छा नहीं होता कि आप एक ही तरीके से पढ़ाएं, वो गलत होता है, वो वहां पे यूनिफॉर्म या स्टैंडर्डाइज लिखा हो तो गलत हो जाता है, लेकिन
वहां पे डिफरेंशिएटेड यानी मल्टीपल वेज में पढ़ाना, लेकिन टेस्ट में स्टैंडर्डाइज टेस्ट कोई खास बुरा नहीं होता जब तक आपको इसके बारे में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में ही ना लिखा हो, ठीक है ना, एक पॉजिटिव ही है। तो एनआरटी की जब हम बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, हालांकि इससे होता क्या कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रख पाते। आईडीज मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कि किसी बच्चे में कुछ विशेष हो सकता है, जबकि ये जब 10 लाख लोगों को सेम ही पेपर दे दोगे तो वो उसके अंदर का विशेष थोड़ी निकल के आएगा, जो जरूरत है उस एग्जाम की वो निकल करके आएगा, है ना। तो आप कितना अच्छा गिटार बजाते हैं ये थोड़ी सीटेट पूछेगा आपसे, वो तो कहेगा पेडागोजी बता दो हमें। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे मापे ही नहीं जाते, उनकी जरूरत ही नहीं है, वो एक OMR है वही जांच लेगी आपको। तो बस एक इसका ये नेगेटिव है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नेगेटिव है ना, कि आईडीज को यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि हर बच्चा अलग है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बट चुनाव के लिए बड़ी जनसंख्या में इंपॉर्टेंट हो जाता है, चुनाव मतलब वोटिंग नहीं, सिलेक्शन के लिए। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तभी सीटेट में इन्हें पता लग पाएगा भाई इतने क्वालिफाई हो गए इतने नहीं। क्राइटेरियन रेफरेंस है जहां